नमस्कार साथियों, आप सबका एक बार पुनः स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवालिक स्टडी अड्डा पर। जैसा कि आपको पता है कि पीजीटी के सिलेबस के अनुसार क्लासेस चल रही हैं, तो हम जो भूगोलवेत्ता हैं या जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं भूगोल में जिन्होंने योगदान दिया है और जो पीजीटी के सिलेबस में हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमने हमबोल्ट पे चर्चा कर ली थी, कार्ल रिटर पे चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे फ्रेडरिक रेडजेल की। किसकी चर्चा करेंगे? फ्रेडरिक रेडजेल की। तो फ्रेडरिक रेडजेल में सबसे पहले हम देखते हैं, इनका जन्म हुआ था 1844 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1904 में। ठीक है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मनी में, कहाँ के थे फ्रेडरिक रेडजेल? जर्मनी के। एक महान भूगोलवेत्ता का उदय हुआ जो कि पूरे विश्व पर एक प्रमुख भूगोलवेत्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। भूगोलवेत्ता के तौर पे ही नहीं, भूगोलवेत्ता की जो भूगोल की प्रमुख शाखा है, मानव भूगोल के तौर पर, मानव भूगोलवेत्ता के तौर पर इन्होंने अपनी पहचान बनाई। ठीक है। जिन्हें हम फ्रेडरिक रेडजेल के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 1844 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। हमबोल्ट एवं रिटर के बाद आधुनिक भूगोल जो 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, उनमें जो तीसरे महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं वो फ्रेडरिक रेडजेल ही माने जाते हैं। पहले हमबोल्ट, दूसरे रिटर। ठीक है। आधुनिक भूगोल के प्रमुख भूगोलवेत्ताओं में रेडजेल महोदय अब हैं, जो जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय, जेना विश्वविद्यालय एवं बर्लिन विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया। एक समय ऐसा आया जब वह प्रसा और फ्रांस के मध्य जो युद्ध हो रहा था उसमें प्रसा की सेना में भर्ती हुए और घायल भी हुए थे। हालांकि जब हम लोग पीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये सब बातें बहुत ज़्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती है कि वो किस विद्यालय से पढ़ाई किए थे, किस टीचर से जो है उन्होंने अपनी शिक्षा ली थी। लेकिन फिर भी अब चूँकि केवल पॉइंट पॉइंट अगर बताया जाएगा तो वीडियो भी जो है इतना इंटरेस्टिंग रहेगी नहीं, क्योंकि अब रेड जेल के बारे में पढ़ना है तो थोड़ा सा उनका अगर बैकग्राउंड या उनका इतिहास जान लेते तो थोड़ा इंटरेस्ट बन जाता है। ठीक है। तो ये दो तीन विश्वविद्यालय बदले थे इन्होंने। ठीक है। और उसके बाद सेना में भी भर्ती हुए थे, युद्ध में गए थे, वहाँ घायल भी हुए थे। ठीक है। अंततः इन्होंने 1880 ईस्वी में म्यूनिक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति पाई और अपने अंतिम समय यानी कि मृत्यु तक जो है भूगोल के पद पर अपना कार्यभार संभाला। ठीक है। और अपना सारा योगदान कहाँ से दिया? म्यूनिक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर, भूगोल विषय के पद पर चयन हुआ था और अंतिम समय तक कार्यभार संभाला। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है। रेडजेल महोदय ने ऐसा नहीं कि सिर्फ विश्वविद्यालय में रहे, इन्होंने बहुत यात्राएं भी की। जैसे रिटर महोदय के बारे में कहा जाता है उन्होंने बहुत कम यात्राएं की, बिल्कुल यात्राएं नहीं की। लेकिन रेडजेल महोदय ऐसे नहीं थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अध्ययन जो अपना किया वो यात्राओं के माध्यम से किया था। उनके रेडजेल महोदय हंगरी, ट्रांसिल्वेनिया गए, वहाँ बसे जर्मन लोगों के जनजीवन और तौर तरीकों का अध्ययन किया। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये आल्पस पर्वत को पार कर इटली भी पहुंच गए थे। ठीक है। रेडजेल महोदय ने संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको एवं वहाँ पर रहने वाली जो मूल जनजातियाँ थीं, जिसे रेड इंडियंस कहते हैं, का आर्थिक, सामाजिक व आवासीय दशाओं का अध्ययन किया एवं यहाँ निवास करने वाले उस मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में जो अफ्रीकन निवास करते थे या जो चीनी निवास करते थे या जो हफ्सी लोग निवास करते थे, उनका भी अध्ययन किया। रेडजेल महोदय ने अपने अध्ययन में मानव को प्रमुख स्थान दिया है। आप लोगों को पता है कि हमबोल्ट और रिटर महोदय ने भी भूगोल में मानव के अध्ययन का शुरुआत कर दी थी। हालांकि रिटर महोदय ने तो भूगोल में मानव को केंद्रीय स्थान प्रदान किया, लेकिन रेडजेल महोदय के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मानव का अध्ययन तो किया ही या उसको केंद्र बिंदु माना ही, लेकिन मानव भूगोल को एक शाखा के तौर पर विकसित करने का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो रेडजेल महोदय का ही है। ठीक है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, रिटर महोदय ने भूगोल में मानव के अध्ययन को शामिल किया था। ठीक है। जबकि मानव भूगोल को एक शाखा के तौर पर विकसित करने का जो पूरा योगदान है वो किसका? रेडजेल महोदय का है। ठीक है। तो मानव को प्रमुख स्थान दिया। यद्यपि भूगोल में मानव को केंद्रीय स्थान रिटर महोदय द्वारा दिया गया, किंतु भूगोल की एक शाखा के रूप में मानव भूगोल को विकसित करने में रेडजेल महोदय का प्रमुख योगदान है। इसलिए रेडजेल महोदय को मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? रेडजेल महोदय को कहा जाता है। इसके लिए उन्होंने इसके लिए एक नवीन शब्दावली एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्द का गठन किया था। ठीक है। ये एक इनका जो ग्रंथ है उसका भी नाम क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी है। उनकी विश्वविख्यात रचना है जो कि 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी, एंथ्रोपोजियोग्राफी। पहली 1882 में, जिसमें मानव एवं पृथ्वी के संबंधों की चर्चा की गई थी, मानव एवं पृथ्वी के संबंधों की चर्चा। जबकि दूसरे खंड में जो कि 1880 में प्रकाशित हुआ था, में मानव का पर्यावरण पर प्रभाव का विवेचन किया गया। मानव जो है पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है इसका विवेचन किया गया था।
रेडजल महोदय अपनी चर्चा में नियतिवादी सोच के साथ मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों में पर्यावरण को अधिक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अच्छा, इनका एक कथन था कि रेडजल महोदय लंगड़े नियतिवाद के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। मतलब वो कहते थे या तो नियतिवादी होगा या नियतिवादी नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना कि थोड़ा थोड़ा नियतिवादी हो और थोड़ा थोड़ा संभववादी हो जाए। तो लंगड़े नियतिवाद के बिल्कुल समर्थक नहीं थे। तो वो मानव भूगोल के जनक भी थे, मानव को केंद्र बिंदु भी माना उन्होंने। लेकिन आपने देखा कि मानव और जब पर्यावरण की बात आई तो उन्होंने हमेशा पर्यावरण को महत्वपूर्ण माना, और उन्होंने ऐसे अनेक उदाहरणों से बात सिद्ध करने का प्रयास किया कि मनुष्य का रहन सहन, उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्रियाएं तथा संस्कृति आज भी पर्यावरण के द्वारा ही निर्धारित होती है। तो आप एक तरफ देखेंगे कि मानव भूगोल या मानव को उन्होंने अध्ययन में शामिल किया, उसका उसका भूगोल की एक प्रमुख शाखा के तौर पर विकास भी किया है, लेकिन उनकी जो सोच थी या जो उनकी विचारधारा थी वो कैसी थी, नियतिवादी थी। ठीक है। इसके अलावा रेडजल महोदय की एक अन्य कृति है जिसको क्या कहा जाता है, राजनीतिक भूगोल नामक पुस्तक की रचना की, इसलिए उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी कहा जाता है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1897 ईस्वी में हुआ था, जिसमें राज्य की तुलना उन्होंने जीव से की है और इस बात पर जोर दिया कि राज्य भी जीव की भांति विकसित बने अथवा वह समाप्त हो जाएगा। मतलब आप यहाँ से एक बात समझ सकते हैं कि रेडजल महोदय जो थे वो डार्विन के समकक्ष थे। समकक्ष का मतलब उन्हीं के समकालीन थे। जो दौर डार्विन महोदय का था वही रेडजल महोदय का था। तो डार्विन महोदय का जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत है, ठीक है, उसका पूरा प्रभाव रेडजल महोदय के ऊपर दिखाई देता था। और उस विचारधारा का प्रयोग रेडजल महोदय ने किसमें किया है, अपने जो राजनीतिक भूगोल पुस्तक है उसमें किया। इन्होंने क्या कहा कि राज्य भी जीव की भांति विकसित बने अथवा वह समाप्त हो जाएगा। मतलब जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है उसमें यही तो बताया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या मतलब जीने की, मतलब जो मजबूत होगा वो जिएगा, ठीक है, जो पर्यावरण में अनुकूलन नहीं कर पाएगा वो मर जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे क्या कहा कि राज्य भी जीव की भांति विकसित बने, मतलब जो राज्य अपने पड़ोसी राज्य से कमजोर रह जाएगा वो समाप्त हो जाएगा, जो लड़ नहीं पाएगा, जो जीत नहीं पाएगा, जो अधिकार नहीं कर पाएगा वो समाप्त हो जाएगा और कभी खड़ा नहीं हो सकता। हालांकि इस विचारधारा से उत्कृष्ट एवं निकृष्ट राष्ट्रों के मध्य विवाद खड़ा कर दिया गया, क्योंकि रेडजल की मान्यता थी कि उच्च प्रजातियां अथवा उच्च राष्ट्र अपने इलाकों का विस्तार देने का अधिकार रखते हैं, वह कमजोर राष्ट्रों को अधिग्रहित कर अपने राज्यों का विस्तार करने का अधिकार रखते हैं। इनका कहने का मतलब था कि जो मजबूत राष्ट्र हैं वो छोटे राष्ट्रों को मतलब निगल सकते हैं, उन पर अधिकार कर सकते हैं। ऐसे एक चीनियों के बारे में कहावत है ना कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं, उसी विचारधारा से प्रभावित थे रेडजल महोदय। मतलब इनका कहना था जो उत्कृष्ट राष्ट्र हैं वो अपने आस पड़ोस के जो निकृष्ट राष्ट्र हैं उनके ऊपर कब्जा कर लें, उन पर अपना अधिकार कर लें। ठीक है। रेडजल की विचारधारा द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के तौर पर विश्व को देखने को मिली। द्वितीय विश्व युद्ध की जो पूरी पृष्ठभूमि थी वो रेडजल महोदय की विचारधारा से प्रभावित थी जर्मनी में। ठीक है। रेडजल महोदय का एक दार्शनिक विचार था जिसे लेवेंथ्राम कहा जाता है। इसका मतलब होता है रहने के लिए स्थान का प्रतिपादन किया, जिसमें राज्य की तुलना जीवित जीवों से की एवं बताया कि राज्य भी क्रमिक विकास की चक्रीय प्रक्रिया का अनुकरण करते हैं या अनुसरण करते हैं। मतलब राज्यों का विकास भी उसी तरह होता है जैसे जीवों का विकास होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रेडजल महोदय की जो है कई रचनाएं और थी। भूमध्य सागरीय तट के जीव, इनकी एक रचना थी भूमध्य सागरीय तट के जीव। दूसरी इनकी एक रचना थी जर्मनी का प्रादेशिक भूगोल। तीसरी एक इनकी रचना थी संयुक्त राज्य का राजनीतिक भूगोल। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचना मानव जाति का इतिहास, वाकर कुंडे जिसको कहा जाता है, ये 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 शब्द हमको मिले हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो एक मिला था आडकुंडे, पहले से परिचित हम लोग। दूसरा क्या मिल गया हमके, वाकर कुंडे। ठीक है। आडकुंडे, वाकर कुंडे, और एक शब्द और मिलेगा आगे, लांडेर कुंडे। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा इन तीनों शब्दों में, वाकर कुंडे किसका है, आड कुंडे किसका है और लांडेर कुंडे किसका है। ठीक। तो वाकर कुंडे किसका है, मानव जाति का इतिहास, रेडजल महोदय का है। तो ये कुछ प्रमुख जानकारियाँ रेडजल महोदय के बारे में थी। पीजीटी के एग्ज़ाम से या जो भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं, एलटी, जीआईसी, उन सब के लिए रेडजल के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है। ठीक है। इसके बाद हम लोग अन्य जो विद्वान हैं उनकी चर्चा करेंगे। फिलहाल एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं रिवीजन टाइप का कि इनकी क्या रचना, एंथ्रोपोजियोग्राफी एक रचना है इनकी, और दूसरी क्या है, राजनीतिक भूगोल। ठीक है। इन्हें फादर ऑफ जो है ह्यूमन ज्योग्राफी, जनक भी कहा जाता है और फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है। लेवेंथ्राम इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण
संकल्पना है। और इनकी विचारधारा की बात करें तो ये नियतवादी ही थे, पूरी तरह से नियतवादी थे, लंगड़े नियतवादी के ये बिल्कुल पक्षधर नहीं थे। ठीक है, चलिए वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और अंतिम समय तक देखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।